Good morning, student. How are you, beta? Welcome back. Chapter number 7, permutation and combination, exercise 7.8. ठीक है. क्वेश्चन नंबर बेटा, क्वेश्चन नंबर है ये 17 तक कंप्लीट कर चुके. क्वेश्चन नंबर 18. ए बॉय हैज 3 लाइब्रेरी बुक्स. एक लड़का है, उसके पास 3 लाइब्रेरी की बुक्स हैं. ठीक है. एंड 8 बुक्स ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द लाइब्रेरी. और 8 बुक्स ऐसी है लाइब्रेरी की जिसका उसके अंदर इंटरेस्ट है. उस बच्चे का इंटरेस्ट 8 लाइब्रेरी बुक्स के अंदर है. ए बॉय हैज 3 टिकट्स ऑफ लाइब्रेरी. और लाइब्रेरी के टोटल मिला के 8 बुक्स है जिसका उस बुक्स के अंदर इंटरेस्ट है. उस बच्चे का इस 8 बुक्स में इंटरेस्ट है. ठीक है ना. उसकी पसंद की बुक्स हैं तो ये बुक्स वो खरीदना चाह सकता है, 8 बुक्स. लेकिन उसके पास टिकट 3 है, 3 टिकट की वो केवल 3 बुक्स ही परचेज कर सकता है. एक टिकट के ऊपर 1 बुक. ठीक है. तो लेकिन वो ये कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, लाइब्रेरी में 8 बुक्स होगी, उसके पास 3 टिकट है. लेकिन क्वेश्चन ये कहता है कि ऑफ दीज 8, इन जो 8 किताबों में से, he does not want to borrow chemistry part second. वो केमिस्ट्री पार्ट सेकंड को नहीं खरीदेगा. केमिस्ट्री पार्ट सेकंड, उसकी इंटरेस्ट की बुक है केमिस्ट्री पार्ट सेकंड. वो केमिस्ट्री पार्ट सेकंड को नहीं खरीदेगा अनलेस केमिस्ट्री पार्ट 1 इज आल्सो बोरोड. जब तक कि वो केमिस्ट्री पार्ट 1 ना बोरो कर ले. तो इसमें 2 ऑप्शन है, वो कि वो केमिस्ट्री पार्ट सेकंड को खरीदेगा या फिर केमिस्ट्री पार्ट सेकंड को नहीं खरीदेगा. मतलब ये केमिस्ट्री पार्ट सेकंड को तभी खरीदेगा कि उसके साथ केमिस्ट्री पार्ट 1 को भी खरीदे. सुनो मेरी बात. मान लीजिए आप केमिस्ट्री पार्ट सेकंड को पढ़ना चाहते हो, तो केमिस्ट्री पार्ट सेकंड में तभी खरीदूंगा. आप केमिस्ट्री पार्ट सेकंड कब खरीदोगे? जब उसके साथ आप केमिस्ट्री पार्ट 1 भी लोगे. तो इसका मतलब है केमिस्ट्री पार्ट सेकंड जब लोगे तो पार्ट 1 भी लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसा है केमिस्ट्री पार्ट सेकंड के अंदर जिसका रिलेशन केमिस्ट्री पार्ट 1 से हो, मान लो. ठीक है. तो केमिस्ट्री पार्ट सेकंड की चीजों को समझने के लिए पार्ट 1 की जरूरत पड़ेगी. तो केमिस्ट्री पार्ट सेकंड अगर खरीदते हो तो उसके साथ केमिस्ट्री पार्ट सेकंड भी खरीदना पड़ेगा. अब दूसरा ऑप्शन ये है कि केमिस्ट्री पार्ट सेकंड नहीं खरीदे तो केमिस्ट्री पार्ट 1 से कोई मतलब नहीं है. केमिस्ट्री पार्ट सेकंड अगर मैं नहीं खरीदता हूं तो केमिस्ट्री पार्ट 1 खरीद भी सकता हूं और नहीं भी, दोनों ही ऑप्शन है उसके अंदर. ठीक है. तो इसके लिए मान लेते हैं केमिस्ट्री पार्ट सेकंड खरीदते तो केमिस्ट्री पार्ट 1 भी खरीदना पड़ेगा. तो एक टिकट तो इसको खरीदने में लग गया. 3 टिकट है उसके पास. एक टिकट पर उसने केमिस्ट्री पार्ट सेकंड खरीद लिया और एक टिकट के ऊपर उसने केमिस्ट्री पार्ट 1 खरीद लिया. तो 2 टिकट तो इसकी खर्च हो चुकी है. अब टिकट एक बची है. 8 में से 2 किताबें फिक्स हो चुकी है. 8 में इंटरेस्ट की किताबें, इसमें से 2 किताबों को ले चुका है. 2 टिकट खत्म हो चुकी. तो हमारे पास एक टिकट बच रही है और 6 किताबें. तो 6 किताबों में से एक टिकट 6C1 टोटल पॉसिबिलिटीज. तो 6 बुक्स में से एक बुक्स कौन सी परचेज करेगा, जबकि टिकट उसके पास एक है. तो 6 किताबों में से कोई एक किताब परचेज करनी है उसको. ठीक है. अब इसका मैं मान लेगा केमिस्ट्री पार्ट सेकंड नहीं खरीदता है. अगर केमिस्ट्री पार्ट सेकंड नहीं खरीदता है, चलो मान लेते हैं 8 में से उसने केमिस्ट्री पार्ट सेकंड को नहीं खरीदा. ये 2 ऑप्शन है, या तो केमिस्ट्री पार्ट सेकंड खरीदेगा या फिर नहीं खरीदेगा. अगर केमिस्ट्री पार्ट सेकंड नहीं खरीदता है तो 8 में से उसे एक बुक नहीं खरीदनी है केमिस्ट्री पार्ट सेकंड. तो कितनी बुक्स बची है? 7. और टिकट कितनी अवेलेबल है? 3 की 3 टिकट्स अवेलेबल है. बीच में और का सिंबल है, या तो ये केस होगा या फिर ये केस होगा. ठीक है. तो और का मतलब क्या होता है? प्लस होता है. तो 7 बुक्स उसके पास अवेलेबल है. 3 टिकट्स फिक्स है, तो 7C. क्योंकि 7 बुक्स अवेलेबल है, 7 और 3 टिकट उसके पास एज इट इज पड़ी हुई है, खर्च नहीं हुई है. तो 3 टिकट में से 3 किताबें ले सकता है. लेकिन 7 में से कौन सी 3 किताबें? जैसे 7C. ठीक है. सॉल्व कर लेते हैं. फार्मूला पता है, 7 फैक्टोरियल, फिर 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 फैक्टोरियल. एनसीआर वाला फार्मूला सब बच्चे जानते हैं. दैट इज इक्वल टू 6 into 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल. क्या लिख सकते हैं? 7 into में 6 into में 5 into में 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 into में 2 into में 1 into में 4 फैक्टोरियल. जो कैंसिल होगा कैंसिल कर दो. ठीक है. 5 फैक्टोरियल कैंसिल. 6 प्लस 3 2 जा 6, 7 5 जा 35. ठीक है. इसमें 40. तो टोटल में आगे 41 चांसेस हैं, 41 तरीके हैं जिससे कि ये वो ये सब चीजें कर सकता है जो इसने बताया. क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहा हूँ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में. 19 क्वेश्चन क्या कहता है देखिए बेटा, इसको मिटा रहा हूं. हाँ जी. क्वेश्चन नंबर 19. Out of 7 consonant and 4 vowels, how many words each containing 3 consonant and 2 vowels can be formed? Out of 7 consonant, मान लो आपके पास 7 consonant है. 19.
कॉन्सोनेंट्स। टोटल मिला के 7 कॉन्सोनेंट है आपके पास और 4 वोवल्स है। 4 वोवल्स, 7 कॉन्सोनेंट है और 4 वोवल्स है। हाउ मेनी वर्ड्स, कितने शब्द बना सकते हैं? हमें क्या बनाना है? शब्द बनाने। इसमें सिलेक्ट करना और फिर शब्द का बनाना है, वर्ड बनाने हैं। कितने वर्ड में बना सकता हूं? कितने वर्ड में बना सकता हूं? जिसमें से प्रत्येक वर्ड कंटेन करता हो 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवल्स। 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवल्स। तो मुझे इसमें से 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने हैं। 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवल्स। तो सबसे पहले क्या करना है? मेरे पास 7 कॉन्सोनेंट है, 4 वोवल्स हैं। बेटा इस 7 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करो, 4 वोवल्स में से 2 वोवल सिलेक्ट करो। तो वोवल जब सिलेक्ट हो जाए उसके बाद जो लेटर सेलेक्ट किया आपने उससे फिर एक शब्द बनाना है। टोटल मिला के 5 लेटर सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना? 7 कॉन्सोनेंट और 4 वोवल। तो दैट इज इक्वल नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन मेक अ वर्ड बाय यूजिंग द 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवल्स आउट ऑफ दीज। ठीक है, तो 7 कॉन्सोनेंट में 3, 7C3 इनटू में 4 वोवल्स में 2 वोवल्स 4C2। ये होता है सिलेक्शन। देखो सी मतलब होता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, ग्रुपिंग बनाना। 7 में से कौन से 3 कॉन्सोनेंट है तो 7 में से कौन से 3 कॉन्सोनेंट ले सकता हूं इनटू उसके तरीके, टोटल कितने तरीके से, इनटू में 4 वोवल्स में से 2 वोवल्स, 4 में से कौन से 2 वोवल्स लेता हूं कितने तरीके से, 4C2। तो जब भी मैंने आपको बताया था सिलेक्शन करना हो, कॉम्बिनेशन बनाना हो, ग्रुपिंग बनानी हो तो कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे, ठीक है? ये फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन जब ये सेलेक्ट हो जाएंगे, मान लो 7 में से 3 सेलेक्ट कर लिए, फिर 4 में से 2 सेलेक्ट कर लिए, तो टोटल 3 और 2 कितने हो गए? 5। इन 5 लेटर से वर्ड भी बनाना है। तो जब ये 5 लेटर सिलेक्ट हो उसके बाद एक वर्ड तैयार हो, एक शब्द तैयार हो। बताओ कितने शब्द तैयार कर सकते हो? क्योंकि 5 लेटर है, कोई 3 और 2 5 लेटर, 3 सिलेक्ट हो गए, 2 सिलेक्ट हो गए, 5 लेटर हो गए। अब 5 लेटर से मैं कितने शब्द बना सकता हूँ? मान लो 5 लेटर में तुमसे कर दिए हैं AEITT, इसी कितने शब्द बना सकता हूँ? तो वही 5 बॉक्स बनाते थे, आपको याद होगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पॉसिबिलिटी 5 की, 4 की, 3 की, 2 की, 1 की। आंसर क्या आ गया? 5 का फैक्टोरियल। तो इन सभी लेटर्स में उसके 5 फैक्टोरियल शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए इनमें इसके क्या है? 5 फैक्टर लगाना चाहिए, सॉल्व कर लो, दैट इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19 दिया था। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करता हूं। इन विलेज देयर आर 87 फैमिलीज। एक विलेज में बेटा 87 फैमिलीज है, ठीक है? इसको सॉल्व अपने आप करना। एनसीआर वाला फार्मूला आप जानते हो, अगर वीडियो आपने पहले वाली देख रखी है तो। कहता है कि इन फैमिली in a village there are 87 families, of which 52 families have at most 2 children. टोटल मिला के 87 फैमिलीज है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 में 87 फैमिलीज है हमारे पास, कुल मिला के 87 फैमिलीज है, ठीक है? 87 फैमिलीज में से 52 फैमिलीज हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। अब यहाँ पे 52 परिवार ऐसे हैं। एक गांव है, उस गांव के अंदर 52 फैमिलीज हैं, ठीक है? 87 फैमिली में से 52 फैमिलीज कैसी हैं? जिसके पास एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन है, एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन, ठीक है? और बाकी जो परिवार बच गए 87 में से 52 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 35 आएगा, 35। इसके पास एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन मतलब मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम। उस 52 परिवार ऐसे जिसके हर एक परिवार में 52 फैमिलीज ऐसे जिसके हर एक फैमिली के अंदर अधिक से अधिक 2 बच्चे तो हैं, अधिक से अधिक 2 बच्चे हैं। अधिक से अधिक कितने बच्चे हैं? 2। मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक, एटमोस्ट मतलब भी अधिक से अधिक 2 चिल्ड्रन। अब अधिक से अधिक 2 होने का मतलब क्या है? कि मैक्सिमम 2 हैं, अधिक से अधिक 2 हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। तो 2 से कम क्या हो सकते हैं? 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकते हैं। तो बच्चों की संख्या क्या क्या हो सकती है? 0 या 1 या 2। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, मतलब 52 फैमिलीज ऐसी हैं, 52 फैमिली में से कुछ परिवार ऐसे जिसके पास भाई 2 चिल्ड्रन होंगे, हर एक फैमिली के अंदर 2 चिल्ड्रन होंगे। कुछ फैमिलीज ऐसी होगी 52 में से, कुछ फैमिलीज ऐसी जिसके पास केवल 1 ही चिल्ड्रन होगा, ठीक है? और 52 में से कुछ फैमिलीज ऐसी हो जिसके पास 1 भी चिल्ड्रन नहीं होगा, ठीक है? तो ये बाकी 35 फैमिलीज कैसी बच गई? तो 35 फैमिलीज ऐसी जिसके पास जो ना 2 से ज्यादा चिल्ड्रन होने चाहिए, मोर देन 2। या तो चिल्ड्रन की संख्या क्या होनी चाहिए? मोर देन 2। 2 से ज्यादा चिल्ड्रन, 2 से ज्यादा चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं? इसके पास 3 चिल्ड्रन हो, 4 हो,
5 हो गया, फिर ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो 35 परिवार ऐसे होंगे यहाँ पे, 35 फैमिलीज बेटा ऐसी है जिसके अंदर ना कुछ परिवार तो ऐसे हैं जिसके पास बच्चों की संख्या 3 है, कुछ फैमिलीज ऐसी जिसके पास बच्चों की संख्या 4 भी हो सकती है, कुछ फैमिली ऐसी जिसके पास बच्चों की संख्या 5 भी हो सकती है। मतलब इसके बाद मिनिमम 3 तो चिल्ड्रन होने ही चाहिए, मोर देन 2 का मतलब 2 से ज़्यादा मतलब 3, 4, 5 कुछ भी हो फिर, ठीक है। ये 35 परिवार ऐसे हैं। अब देखो आगे क्या कहता है वो क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। इन ए रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वहां पर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें 20 फैमिलीज आर टू बी चूजन फॉर असिस्टेंस। मतलब इसमें से 20 फैमिलीज को आपको सेलेक्ट करना है, 87 फैमिली में से 20 फैमिलीज सेलेक्ट करना चाहता हूं, 20 फैमिलीज सेलेक्ट करना, 87 से 20 फैमिलीज सेलेक्ट करना चाहता हूं। इस 20 फैमिली के बारे में बता रहा है कि 20 फैमिली कैसी होनी चाहिए, ध्यान देना। 20 फैमिलीज आर टू बी चूजन फॉर असिस्टेंस ऑफ विच, जिसमें से एटलीस्ट 18 फैमिलीज मस्ट हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। अब इसमें से कम 18 परिवार, 20 में से चलो इसमें क्या है एटलीस्ट 18, मैं एटलीस्ट 18 नहीं लेता, मैं मान लेता हूँ 18, एटलीस्ट वर्ड एक लगा देता हूँ, अगर यूज को करेंगे तो 20 में से 18 परिवार ऐसे हैं जिसके पास एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन है, यही बड़ी बात है, एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन, अधिक से अधिक 2 बच्चे हैं, यानी कितने हो सकते हैं 0, 1, 2, अधिक से अधिक 2 का मतलब ये वाला केस आ गया। और बाकी की 2 फैमिलीज कैसी हैं जिसके पास कितने चिल्ड्रन होंगे, मोर देन 2, इसके पास 2 की अपेक्षा ज्यादा चिल्ड्रन होंगे, 3, 4, 5 ये चिल्ड्रन है। तो 87 फैमिलीज में से 20 फैमिलीज को मुझे सेलेक्ट करना है। 87 में से जब मुझे 20 फैमिली सेलेक्ट करनी है, 20 में से 18 फैमिली कैसी होनी चाहिए जिसके पास एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन, अधिक से अधिक 2 बच्चे होने चाहिए। अधिक से अधिक 2 बच्चों का मतलब मैं पहले समझा चुका हूं कि मिनिमम 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। तो बाकी 2 फैमिलीज कैसी होंगी, 20 में से 18 फैमिली ऐसी हैं, तो बाकी 2 फैमिली कैसी होंगी जिसके पास मोर देन 2 चिल्ड्रन होना चाहिए, यानी कि अधिक से अधिक 2 बच्चे, यानी कि सॉरी मोर देन 2 मतलब 2 की अपेक्षा ज्यादा बच्चे होने चाहिए, 3, 4, 5 ऐसे हों। तो सोचो कि 18 फैमिलीज हैं जिसके पास एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन, 18 फैमिलीज कैसे जिसका एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन है, तो 18 फैमिलीज किसमें सेलेक्ट करूंगा, 52 में, 52 फैमिलीज ऐसी जिसका एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन है, तो 18 फैमिली 52 में से, और जो बाकी जो 2 फैमिलीज हैं जिसके पास मोर देन 2 है, मोर देन 2 वाली कितनी है 35 है, तो 2 फैमिलीज 35 में, ठीक है। लेकिन उसने एक बात कही है, चलो पहले तो ये देख लेते हैं कि 20 में से 18 फैमिली कहां से सिलेक्ट कर रहा हूं, 18 फैमिली 52 में से, तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो टोटल पॉसिबिलिटीज 52 C 18, कुछ सिलेक्शन कर रहे हैं ना, ग्रुपिंग बना रहे हैं 52 में से कौन सी 18 फैमिली, तो 52 C 18 और बाकी 2 फैमिली 35, तो 35 C 2, या फिर दूसरा केस और का मतलब प्लस, ऐसे जोड़ते जाओ, क्योंकि यहां पर बेटा इसने एक वर्ड दे रखा है एटलीस्ट, कम से कम 18 फैमिली ऐसी होनी चाहिए। अब एटलीस्ट वर्ड अब मैं यूज कर रहा हूं, पहले यूज नहीं कर रहा, अब कर रहा हूं। अब एटलीस्ट का मतलब क्या होगा कि 18 फैमिली, अगर 18 फैमिली 52 में से 18 सेलेक्ट करें तो 2 यहां से आनी चाहिए, लेकिन कम से कम 18 है, मतलब 20 में से कम से कम 18 फैमिली ऐसी हैं, कम से कम 18 हैं, तो 19 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकते हैं, तो और 2 केस अगर मैं इसमें मिलाना चाहूं तो वो ये बन सकते हैं, 2 केस क्या, अगर 20 में से 18 ऐसे फैमिली तो बाकी 2 ऐसी हैं, तो लेकिन 20 में से 19 फैमिली ऐसी हो सकती हैं, फिर एक फैमिली ऐसी बच गई, ठीक है ना। अब 20 में से 20 फैमिली ऐसी हो सकती है और ये वाली फैमिली 0 बच गई, समझ गए बात को। तो यहाँ पे 19 फैमिली कैसी है जिसका एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन हो, अगर 19 फैमिली कम से कम 18 कह रहा है, तो 18 से ज्यादा भी तो हो सकती है, 18 ज्यादा क्या हो सकती है, 19 भी तो हो सकती है, 20 भी तो हो सकती है, लेकिन अगर 19 होगी तो यहाँ पर क्या केस बनेगा, 1 के लिए केस बनेगा कि 19 में एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन, तो 1 के अंदर मोर देन 2 चिल्ड्रन नहीं चाहिए, तभी तो 19 और 20 तभी तो बनेगा, ठीक है। तो 19 और यहाँ पर 1, तो 19 फैमिली इसमें से 52, तो 52 C 19, ठीक है, क्योंकि 19 कैसी फैमिलीज है, 20 में से 19 फैमिली कैसी है, एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन है, अगर एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन है तो एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन कितनी फैमिली में था, एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन कितनी फैमिली था 52 में, तो 19 को किस में सेलेक्ट करें, 19 को किस में से सेलेक्ट करना पड़ेगा, 52 में से, तो 52 C 19, और जो 1 फैमिलीज है वो मोर देन 2 कितनी थी 35, तो 35 C 1, या फिर दूसरा केस ये भी तो हो सकता है कि 20 की 20 फैमिली क्या पता एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन हो, 20 की 20 फैमिली क्या पता एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन हो, तो 20 की 20 फैमिली एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन 52 में से, तो 52 C 20 इनटू, अगर 20 की 20 फैमिली ऐसी है तो वहां पे कितनी फैमिली बचेगी, एक भी नहीं बचेगी, ठीक है। इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, ठीक है, और इन दोनों का आपस में रिलेशन, तो इस तरह से ध्यान रखना है।
अगर ये 20 की 20 फैमिली कैसी हैं, एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन रखने वाले, तो 20 फैमिली को 52 में से 52 C20, और बाकी यहाँ पे 0 फैमिलीज कैसी हैं, एक भी नहीं है, इसका मतलब इसमें से एक भी सिलेक्शन नहीं है, 35 लिख सकते हैं यहाँ पर। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जैसा नजर आ रहा है वैसे के वैसा आंसर लिखना, बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, मेरी तरफ से कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 20 था, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन में 21 का पॉइंट नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स, कितने डायगोनल्स ड्रॉ कर सकता हूं, दैट कैन बी ड्रॉ बाय फाइंडिंग द वर्टेक्स ऑफ हेक्सागन। आपको मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, एक ट्रायंगल के अंदर कितनी वर्टिसेस होती हैं, 3 वर्टिसेस। ये ट्रायंगल है ए बी सी, कितनी वर्टिसेस है इसमें, सॉरी क्या बोलेंगे इसको, ट्रायंगल, चलो नाम देते हैं ट्रायंगल। वर्टिसेस कितनी, 3, ये ट्रायंगल वर्टिसेस की संख्या 3, ठीक है। ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस। नंबर 2 इसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, जानते हैं आप सब, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। वर्टिसेस 4 वर्टिसेस, ये होते हैं वर्टिसेस, ये वर्टिसेस पॉइंट, ठीक है। नंबर 3 पेंटागन, ठीक है, इसे कहते हैं पेंटागन। वर्टिसेस 5, 1 2 3 4, दैट इज पेंटागन। पेंटागन में 5 ही साइड होती है, 5 ही वर्टिसेस, इनकी खास बात है बेटा, 5 ही साइड होती है, 5 ही क्या होती है, वर्टिसेस होती है, ठीक है। साइड भी कितनी, 4 है, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है जी। चौथा हेक्सागन, क्या बोल रहा हूं मैं, हेक्सागन, 1 2 3 4 5 6, दैट इज हेक्सागन, 6 साइड्स होते हैं, 6। चेक कर लो, एक ये रहा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। साइड की संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 ही साइड है, 6 ही वर्टिसेस है बेटा, इसमें 6 ही साइड्स होती हैं और 6 ही क्या होती है, वर्टिसेस, दैट इज कॉल्ड हेक्सागन। हेक्सागन में टोटल मिला के 6 साइड्स होती है, ये बात ध्यान रखिए, 6 ही वर्टिसेस हैं, ठीक है। नंबर 5 है सेप्टागन, 1 2 3 3, ठीक है, 4 5 6, चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइड्स, देयर आर 7 साइड्स। कितनी साइड्स होती है यहाँ पर, 7 साइड, दैट इज कॉल्ड सेप्टागन। टोटल वर्टिसेस 7 वर्टिसेस है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्टिसेस हैं, 7 ही साइड्स होती है इसकी, 7 ही साइड्स होती है, 7 ही वर्टिसेस होती है, इसे बोलते हैं सेप्टागन, और वर्टिसेस भी 7 और साइड्स भी 7 है, ठीक है। नंबर 5 पर है, नंबर 5 पर सेप्टागन का नंबर 6 नंबर पे क्या आता है, अब 6 नंबर पे आता है सेप्टागन का ऑक्टागन। ऑक्टागन के अंदर 8 साइड्स होती है बेटा, कितनी होती है, 8, देखते हैं, 1 2 3 4 5 5 और 6 7 और ये 8, A B C D E F G H, ठीक है। इसमें 8 ही वर्टिसेस हैं, 8 ही साइड्स होती है, 8 ही वर्टिसेस हैं, 8 ही साइड्स होती है, इसे बोलते हैं ऑक्टागन। ऑक्टागन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही वर्टिसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही वर्टिसेस हैं, 8 ही साइड्स हैं, इसे ऑक्टागन कहते हैं, ठीक है ना। ये छोटी सी बात ध्यान रखनी, आता है नैनोगन। इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 8।
नंबर ऑफ साइड्स है, नंबर ऑफ वर्टिसेस, एक ही बात है, दोनों में वर्टिसेस की संख्या साइड्स की संख्या सेम होगी। नैनोगन, नैनोगन जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है 9, ठीक है। नंबर 8 डेकागन, डेकागन इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी होती है 10। नंबर 9 पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है मैनी साइड्स, कितनी भी हो सकती है। इन सबको आप पॉलीगन भी बोल सकते हैं, इन सबको क्या बोल सकते हो पॉलीगन भी बोल सकते हैं, चाहे इसमें 3 साइड हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, कितने भी हो, ठीक है। इन सबको आप पॉलीगन बोल सकते हैं। पॉलीगन मतलब जिसमें बहुत सारी साइड्स हैं उसे हम पॉलीगन बोल सकते हैं। डेकागन के अंदर 10 होती है, नैनोगन के अंदर 9 होती है, ऑक्टागन के अंदर 8 होती है, सेप्टागन में बेटा 7 होती है, हेक्सागन में 6 होती है, पेंटागन में 5 होती है, क्वाड्रिलेटरल में 4 होती है, ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब चलो आगे चलते हैं, इतना काम करने पर। अच्छा मैं इसके अंदर एक चीज बताना चाहूंगा आपको, साथ साथ यहाँ बताना चाहता हूँ, इसमें ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, इसके अंदर कितना होता है, इसके अंदर सभी एंगल का सम निकालने का हम ये काम करते हैं। दो ट्रायंगल बना लो, ऐसे एक डायग्राम ड्रॉ करके दो ट्रायंगल बन गई, इन दो ट्रायंगल के तीनों सभी एंगल का सम बताओ। इसके तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, इसके सभी एंगल का सम कितना होगा 180, ठीक है। समझ रहे, ये भी 180 प्लस दोनों को जोड़ दो तो कितना आ गया 360 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होना चाहिए, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के बाद चलो देखते हैं पेंटागन। पेंटागन चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर दो, ट्रायंगल बना लो, ऐसे ज्वाइन करना, देखो ध्यान देना। ऐसे ट्रायंगल कितने ट्रायंगल बन गए 3, 1 2 3 ट्रायंगल बन गए। तीन, हर एक ट्रायंगल के एंगल का सम कितना 180, तो 180 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 180 into 3 540 डिग्री। तो पेंटागन के अंदर तीन एंगल का सम कितना होगा 540 डिग्री होगा। तीन ट्रायंगल बने, जितने ट्रायंगल बने उसके हिसाब से 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल तीसरा ट्रायंगल। ज्वाइन कैसे किया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, और कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। और कोई ट्रायंगल बन तो सकता है लेकिन लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए एक दूसरे, ठीक है। तो कितने ट्रायंगल बने, टोटल मिला के 3 ट्रायंगल बने। ट्रायंगल ऐसे बनने चाहिए कि ट्रायंगल एक दूसरे को काटे नहीं, क्रॉस ना करे, ठीक है ना। तो टोटल मिला के 3 ट्रायंगल, 1 2 3 180 into 3 हमारी 540 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही दो ट्रायंगल बनाता हूँ, इसके अंदर एक ट्रायंगल बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, बस और बन सकते हैं 4 बन गए, 4 बन गए कहने का मतलब ये 1 2 3 4 4 ट्रायंगल। हर एक ट्रायंगल का एंगल कितना 180 into में 4, तो 180 को फिर 4 से गुणा करो 720 डिग्री। तो इसके सभी एंगल का सम कितना होगा 720 डिग्री। बेटा इसके सभी एंगल कौन से, ये वाले देखो, ये पूरा एंगल, ये पूरा, ये पूरा, ये इन सभी एंगल का सम 720 डिग्री होना चाहिए। ऐसे इसका चेक कर सकते हो, अब इसका ज्वाइन कर दो, ट्रायंगल बनना चाहिए ऐसे 1 2 3 4 5, हाँ 5 बन गए। सेप्टेगन कितने बन गए 5, तो 180 into 5 180 into 5 900 डिग्री। तो इसके सभी एंगल जो एंगल होते हैं, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, समझ रहे हो, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये इन सभी एंगल का सम 900 डिग्री आएगा। इस तरह से हम किसी भी पॉलीगन में बता सकते हैं कि उसके सभी एंगल का सम कितना होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उसमें अपने आप चेक कर लेना, आगे चलता हूँ। अच्छा ये देखिए, अगर मैं आपके सामने कोई क्वाड्रेटर बना देता हूं, चलो मान लो 4 पॉइंट क्वाड्रेटर बना दिया, डायगोनल्स ड्रॉ करो, ठीक है। टोटल साइड कितनी 1 2 3 4 5 6, टोटल लाइन सेगमेंट कह सकते, टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट क्या कह रहा मैं, टोटल लाइन सेगमेंट। अगर मैं इसमें टोटल लाइन सेगमेंट चेक करता हूं तो टोटल लाइन सेगमेंट कितने बनते हैं बेटा 6 बनते हैं आपके सामने डायग्राम मिला के, ठीक है। टोटल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल टोटल साइड्स 1 2 3 4
लेकिन टोटल लाइन सेगमेंट 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन इस क्वाड्रिल की टोटल साइड्स, इस क्वाड्रिल में टोटल साइड्स कितनी है? 4। देन टोटल डायगोनल्स, टोटल डायगोनल्स कितने हुए? 6 में से 4 घटा दो, कितना आ गया? 2। तो टोटल डायगोनल्स हुए, डायगोनल्स कौन सा? ये वाला डायगोनल, इसकी बात कर रहा हूं। तो टोटल मिला के यहाँ 2 डायगोनल्स है, ठीक है जी। कितने डायगोनल्स है बेटा? 2 डायगोनल्स है। तो आपसे पूछेगा कि क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स हैं, तो आपने बता दिए 2, हम तो वैसे ड्रॉ करके बता देते। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं पेंटागन में बताओ, 3 4 5, ये पेंटागन है। टोटल डायगोनल्स 1 2 3 4 5, समझ रहे हो? इस तरह से मैं अंदर जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो डायगोनल्स हैं। यहाँ पे ये डायगोनल्स कहलाते हैं। कौन से डायगोनल्स हैं? आप नाम दे सकते हो, A B C D E। तो डायगोनल्स कौन से हैं? चेक करो। एक तो AC डायगोनल है, एक AC AD, AC डायगोनल हो गया, AD हो गया, BD हो गया, BE हो गया, BD हो गया, B हो गया और CE। लेकिन जैसे मैं डायगोनल आप लिखता जा रहा हूं डायगोनल्स भी, ये डायगोनल्स हैं, तो हो सकता है इसके अंदर मिस्टेक भी हो सकती है भाई। हो सकता है कोई डायगोनल्स हम छोड़ भी दे गलती से। तो ऐसे हम डायग्राम बना के और डायगोनल्स को चेक करें भी कितने डायगोनल्स बने, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं, क्योंकि इसमें तो बना रही है। चलो मैं आपको कहता हूँ कि आप इसमें बताओ। चलो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल वो बना रहा हूँ, वो ये बना रहा हूँ। चलो ये बना लिया, ठीक है। डायगोनल चेक करो, 1 2 3 4, A B C D E F G। ये मैंने एक पॉलीगन बनाया, पॉलीगन। इसमें डायगोनल्स निकालना चाहता हूँ। एक डायगोनल, दूसरा डायगोनल, तीसरा डायगोनल, चौथा डायगोनल हो गया। फिर एक ये हो गया, 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 ठीक है जी। एक इसी को मिला दिया। तो ऐसे में बहुत सारी जो अंदर जो लाइनें ड्रॉ की गई ना, वो सभी डायगोनल्स हैं। लेकिन अगर पॉलीगन के अंदर वर्टिसेस की संख्या बढ़ जाए, जैसे कि इसके अंदर A B C D E F G, कितनी वर्टिस? 1 2 3 4 5 6 7 वर्टिसेस आ गए। तो जब 7 वर्टिसेस तो उसमें डायगोनल संख्या बढ़ गई, ठीक है ना। तो अब ऐसा थोड़ी कि मैं 7 वर्टिसेस दी जाए, उसका डायग्राम बनाऊं, फिर उसका डायगोनल्स निकाल, तो मुश्किल काम हो गया। तो इसको हम ऐसे नहीं बताया जा सकता, ऐसे पॉसिबल नहीं। तो डायगोनल्स कौन कौन से इसमें चेक करना, वैसे देखिएगा। एक डायगोनल ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 वाले इसके भूल गए। तो इसमें क्या हो सकता है? गलती हो सकती है, हमको डायगोनल बनाना भूल भी सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे पता लगाना डायगोनल मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे फिर इसके लिए हमारे पास एक तरीका है, वो देख लेते हैं क्या, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ बातें और भी सीखनी है, तो इससे बात नहीं बढ़ेगी। अब हम आपको ना साथ में ये भी बताएंगे, अगर किसी 2 डायमेंशनल प्लेन के ऊपर अगर कुछ वर्टिसेस दे दी जाए, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये 5 वर्टिसेस दे दी जाए इसके ऊपर, और आपसे पूछा जाए बताओ आप कि कितने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, कितने लाइन, कैसे लाइन सेगमेंट? ऐसे डायगोनल बारे में थोड़ी देर बताऊंगा, पहले ये देख लेते हैं, क्योंकि ये आएगा तभी को आएगा। ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे। तो ये जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं कितने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकता हूँ? लाइन सेगमेंट कैसे? जैसे कि A B एक लाइन सेगमेंट है, BC एक लाइन सेगमेंट है, C एक लाइन सेगमेंट है, ED एक लाइन सेगमेंट है, BD एक लाइन सेगमेंट है, BE एक लाइन सेगमेंट है, SC एक हो गया, AD एक ऐसे हो गया। तो इस तरह से जितने भी लाइन सेगमेंट बन रहे हैं, कुल मिला के कितने लाइन सेगमेंट बन रहे हैं, ये कैसे पता लगाएं? तो उसका तरीका ये है, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट को बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक लाइन सेगमेंट के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए, एक लाइन सेगमेंट बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। तो 2 पॉइंटों के जितने कॉम्बिनेशन होंगे, दो पॉइंटों के जितने कॉम्बिनेशन होंगे उतने ही लाइन सेगमेंट बनाए जा सकते हैं। जैसे कि तो अब जैसे कि यहाँ पे कितने पॉइंट है? 1 2 3 4 5 5 पॉइंट। 5 में से 2 पॉइंटों का कॉम्बिनेशन बना लो। 5 में से 2 पॉइंटों क्या निकाल लो बेटा? कॉम्बिनेशन बना लो। जितने कॉम्बिनेशन में उतने ही लाइन सेगमेंट बनाए जा सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर लो, एनसीआर वाला फार्मूला जितने याद है। तो आज से ये फार्मूला याद रखना है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट।
5 पॉइंट दिए जाए, 5 पॉइंट से दो पॉइंटों को जोड़कर कितने लाइन सेगमेंट बनाए जा सकते हैं? अरे बेटा 2 पॉइंट को जोड़ेंगे तो ही तो लाइन सेगमेंट बनेगा, एक पॉइंट से थोड़ी लाइन सेगमेंट बन सकता है। तो एक लाइन सेगमेंट बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, एक इनिशियल पॉइंट और एक टर्मिनल पॉइंट चाहिए, ठीक है। वहां पे 3 पॉइंट नहीं लिखने, 2 पॉइंट लिखने हैं, क्योंकि मिनिमम 2 चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो 5 स्टेप पे फॉर्मूला लगा देंगे, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। 5 में से 3 बड़ा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2, सॉरी 5 माइनस 2 है, 5 माइनस 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल। इस से कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 10। तो यहाँ भी क्या यूँ कह सकते हैं कि टोटल मिला के ना 10 लाइन सेगमेंट बनने चाहिए अगर आपको 5 पॉइंट दे दिया जाए। लेकिन एक बात और भी है, टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इफ नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये बात ध्यान देने वाली है, जो 5 पॉइंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5, इन 5 में से कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन पे नहीं होने चाहिए। कोलिनियर मतलब होता है सेम लाइन पर होना, कोलिनियर मतलब होता है सेम लाइन पर होना, कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन पे नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, अगर कोई 5 पॉइंट दे दिए जाए उसमें से कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन पे नहीं होने, क्योंकि अगर बेटा एक लाइन पे हुए तो वो एक ही लाइन सेगमेंट बनाएंगे, जबकि वो 2 अलग अलग बना सकते थे, ठीक है। जैसे कि मैं ये मान रहा हूँ ये ए डी के एक लाइन सेगमेंट नहीं है, अलग अलग 2 लाइन सेगमेंट। क्यों? क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि एक लाइन पर नहीं, थोड़ा सा ये पॉइंट बाहर की तरफ कर सकते हो, जाओ ए एस से पॉइंट यहाँ, ठीक है, एस यस यस। अगर एक लाइन से एक ही पॉइंट एक ही लाइन को तीनों पॉइंट तो उससे एक ही लाइन सेगमेंट बनता, ठीक है। तो उससे बचने के लिए वो ये कहता है कि अगर आपके पास कितने पॉइंट दे रखे, जैसे कि 5 पॉइंट दे रखे, तो उसमें से कोई भी 3 पॉइंट, 5 में से कोई भी 3 पॉइंट एक ही लाइन पे नहीं होने चाहिए। अगर एक ही लाइन पे अगर 5 में से कोई भी 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन पे आ गए, ठीक है, तो वहां पे रिजल्ट इफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये वाला फार्मूला नहीं होगा, फिर कुछ और भी करना पड़ेगा। अगर कोई 3 पॉइंट लाइन पे नहीं तो सीधा फार्मूला है, 5 पॉइंट दे रखे हैं, 5 में से 2 पॉइंटों के कॉम्बिनेशन कितने बना सकता हूं, टोटल मिला के जो सॉल्व करेंगे 10, तो इसका मतलब 10 लाइन सेगमेंट वो बनाए जा सकते हैं। तो आपके फार्मूला याद रखना है, अगर आपको n पॉइंट्स दे दिए जाए, कितने पॉइंट दे दिए जाए, n पॉइंट्स, देन टोटल लाइन सेगमेंट, टोटल लाइन सेगमेंट व्हेन no 3 points are collinear, no 3 points are collinear, उसके लिए फार्मूला एनसी याद करो वही फार्मूला। अगर n पॉइंट्स दे दिए जाएं किसी प्लेन के ऊपर और उसमें से कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन पे नहीं होने चाहिए, तो टोटल मिला के इतने लाइन सेगमेंट बनाए जा सकते हैं NC2, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं इतना काम करने के बाद। साथ में एक चीज और भी यहां पर है, मान लीजिए आपको दे दिए 4 पॉइंट, 1 2 3 4, ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट दे दिए। आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट बताओ जिसमें से कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। चेक कर लो, कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, आप देख सकते हो क्या इसके ऊपर कोई 3 पॉइंट एक ही लाइन पे कोई 3 पॉइंट आ रहे हैं। ये ए बी डी कोई 3 पॉइंट है, ए बी डी क्या एक लाइन पर है? नहीं है। ए बी सी एक लाइन पर है? नहीं है। ए बी डी ए बी सॉरी ए डी सी नहीं है। तो कोई भी 3 पॉइंट है एक लाइन पे नहीं है। एक लाइन होने का मतलब ये कि 3 पॉइंट ऐसे एक लाइन पे ऐसे जाए, ए ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे आ गए, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें से कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन पे नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, अगर ये 4 पॉइंट दे दी जाए, इसमें से कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन पे नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कितने होने चाहिए? फार्मूला सीधा NC2, n मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स, 1 2 3 4 पॉइंट 4C2 सॉल्व करो, 4 से डिवाइड कर 2 फैक्टर, वही NCR वाला फार्मूला है। टू से 4 3 दूनी 6, टोटल मिला के 6 लाइन सेगमेंट बनने चाहिए। 6 लाइन सेगमेंट कैसे? जैसे जोड़ लो, 1 2 3 4 बन गए, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल मिला कितने लाइन सेगमेंट बन गए बेटा? 6 लाइन सेगमेंट बन गए। तो इस तरह से 6 लाइन सेगमेंट बनाए जा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन और उठता है, बताओ टोटल डायगोनल्स, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल दैट इज, उसके लिए फार्मूला बेटा ये NC2 माइनस n, याद करो ये फार्मूला NC2 माइनस n, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए फार्मूला माइनस n, ठीक है। n क्या है?
एन टोटल वर्टिसेस 1 2 3 4 4 वर्टिसेस है, तो 4C2 निकाला, ये टोटल लाइन सेगमेंट बताता है। ये क्या बताता है? टोटल लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब यहां पूछ रहा हूं टोटल डायगोनल्स, वैसे इस केस में डायगोनल्स नजर आ रहे हैं कितने हैं? दो डायगोनल्स है, एक ये वाला और एक ये वाला, दो डायगोनल्स हो गए। एन की वैल्यू डाल दो कितनी है? एन की वैल्यू कितनी है? एन मतलब क्या? नंबर ऑफ पॉइंट्स 1 2 3 4, एन की वैल्यू पे 4 4C2 माइनस एन की जगह 4 4C2 कितना होता है? 6, दो डायगोनल्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला नंबर ऑफ डायगोनल्स when 3 points are not collinear, NC2 minus n, ये फॉर्मूला याद रखें नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का, NC2 minus n। जैसे कि यहाँ पे नजर ही आ रहा है NC2 मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कितने? 6 कैसे है? इसकी चारों तरफ की बाउंड्री और दो डायगोनल्स, इन सबको मिला के 6 है। तो इन्होंने क्या करा? अगर 6 में से चारों तरफ की बाउंड्री घटा दी, चारों तरफ की क्या कर दी? बाउंड्री घटा दी। तो ये 4 बाउंड्री घटा दी। ये बाउंड्री एन क्यों लिखी? क्योंकि जो ये वाला एन और ये वाला एन है वो दोनों सेम है। बाउंड्री उतनी बनेगी जितने वर्टिसेस होंगे, इसलिए दोनों जगह एन आया। ठीक है, तो ये एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ वर्टिसेस 1 2 3 4, और इस एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ बाउंड्रीज। लेकिन बाउंड्रीज की संख्या और वर्टिसेस की संख्या सेम है, तो 1 2 3 4 4 वर्टिसेस, बाउंड्रीज 1 2 3 4 4 ही बाउंड्रीज है। तो एन में से एन सबट्रैक्ट कर देंगे। एन मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस, दोनों को नंबर ऑफ वर्टिसेस भी काउंट कर सकते हैं। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी ड्रॉ बाय ज्वाइनिंग द वर्टिस ऑफ ए हेक्सागन। आपको एक हेक्सागन दे दिया क्वेश्चन नंबर 21 में, हेक्सागन, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? 6। सीधा हेक्सागन नंबर ऑफ साइड्स बेटा 6 है, कोई भी 3 पॉइंट इसमें कोलिंडर नहीं है। तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट बताओ कितने? सबसे पहले तुमसे पूछ लो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, उसके लिए फॉर्मूला NC2, एन मतलब 6। चाहो तो हेक्सागन बना के देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, दैट इज हेक्सागन। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। वर्टिस, ये डायगोनल्स, ये होते हैं डायगोनल जो अंदर ड्रॉ कर रहा हूं। ये भी पूछ सकता है आपसे, मैंने बता दिया कैसे निकालना है। ठीक है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट दैट इज इक्वल टू और नंबर ऑफ डायगोनल्स NC2 माइनस n, n मतलब 6, n के लिए 6। अब बढ़िया आप सॉल्व करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ए पॉलीगन विद n साइड्स। अगर किसी पॉलीगन में n साइड्स तो नंबर ऑफ डायगोनल्स बताओ, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ए पॉलीगन विद n साइड्स। सीधा लग दो ये रिजल्ट, खत्म बात, सीधा ये फॉर्मूला लिख दो। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 22 में हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिस ऑफ हेक्सागन। अब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, अब आपसे पूछेगा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताओ, तो उसके लिए फार्मूला नंबर ऑफ ट्रायंगल्स NC3, व्हेन जब n साइड्स आर गिवन। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने का फार्मूला क्या है? NC3 क्यों? अगर मान लो पॉइंट्स n दे दी जाए संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से, और तुमसे कोई ट्रायंगल बनाना शुरू कर दो। ट्रायंगल बनाने के लिए भी ये बात ध्यान रखनी है, कोई भी 3 पॉइंट जो है एक लाइन पे नहीं होने चाहिए। ठीक है, कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन पे, अगर कोई 3 पॉइंट एक लाइन पे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ट्रायंगल कैसे बनेगा? जैसे कि मान लीजिए एक ट्रायंगल ये बना दिया, अब मैं कितने भी ट्रायंगल बनाओ, 3 वर्टिसेस को जोड़ के कितने भी ट्रायंगल बनाओ, कैसे ही बनाओ, ट्रायंगल बनना चाहिए। ये ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया, समझ रहे हो? तो ये ट्रायंगल बनाते जा रहे हैं, ये ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया, समझ रहे हो? लेकिन कोई भी 3 पॉइंट जो एक लाइन पे नहीं होने चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल ये बन गया, एक ये ट्रायंगल बन गया, एक ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया,
इस तरह से। तो और भी क्या पता बन जाते हो, अभी हमने क्या पता छोड़ दी, जैसे कि कैसे छोड़ दिए, ये बन गया, एक दोनों जोड़ नहीं बन गया, ठीक है। तो और एक ये बन गया, ये दो ट्रायंगल अलग अलग बन गए। तो इस तरह से कितने सारे ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं, तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन बन गया ना। तो उन्होंने क्या, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इनके अंदर जो n वर्टिसेस गिवन हो, इफ n वर्टिसेस इज गिवन, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इफ n वर्टिसेस गिवन, n वर्टिसेस ना लिख के पॉइंट भी लिख सकते हो, क्या गिवन हो, n पॉइंट्स गिवन, n वर्टिसेस कह दो या फिर n पॉइंट्स कह दो, एक ही बात है। n वर्टिसेस कह दो या फिर एक n पॉइंट्स कह दो, एक ही बात है। तो आपके सामने क्या गिवन हो, n वर्टिसेस गिवन हो, n वर्टिसेस या फिर n पॉइंट्स गिवन। तो सीधा फॉर्मूला, मान लो आपको 6 पॉइंट दे दिए जाए या 4 पॉइंट दे दिए, 1 2 3, चलो पहले 3 पॉइंट दे, मान लो 3 पॉइंट दे दिए, बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालो। तो 3 पॉइंट से 1 2 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने, 3, तो 3C3। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने का फार्मूला NC3, n मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने, 3 है, A B C। बताओ कितने ट्रायंगल बना सकते हो, एक ही ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल बन सकता है क्या इसके अंदर, नहीं बन सकता। 10 किसी का 3, क्योंकि वर्टिस सिस्टम का 3 है, तो 3C3 सॉल्व कर लो, 3 फैक्टोरियल, वही एनसीआर वाला फार्मूला, कैंसिल आउट, 1 बाई 0 फैक्टोरियल 1 होता है, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो कोई भी 3 पॉइंट का इस्तेमाल करें, कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं, केवल एक ही ट्रायंगल बना हमारे पास, ठीक है। अब की बार 4 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, 4 पॉइंट ले लिए मान लीजिए आपने, तो 4 पॉइंट लेते तो क्या आएगा, 4 पॉइंट लेके चलता हूं, इसमें से कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं होने चाहिए, ट्रायंगल बनाओ, चलो ये बना दिया ट्रायंगल। टोटल ट्रायंगल कितने बने वो चेक करना है, बेटा ये कोई पॉइंट नहीं है, इसको कोई पॉइंट मत समझ, आगे पॉइंट्स मिले दो, ठीक है। चेक करें, एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल और तीसरा ट्रायंगल और एक चौथा ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल तो नजर आ ही रहे हैं। ये वाला ट्रायंगल नहीं गिनना, ये ट्रायंगल नहीं है बेटा, क्योंकि बीच में कोई पॉइंट नहीं है, कोई पॉइंट थोड़ी है, इस ट्रायंगल को काउंट नहीं करना। तो टोटल मिला के 4 वर्टिसेस 4C3, क्योंकि 4 वर्टिसेस है, A B C 4 वर्टिसेस है, इसमें कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन पे नहीं है। तो n के लिए 4, 1 2 3 4, 4C3, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। 4 into 3 फैक्टोरियल अपन 3 फैक्टोरियल, 4 में से 1 फैक्टोरियल, कैंसिल, कितना आ गया 4। तो सर टोटल मिला के 4 ट्रायंगल बने। 4 ट्रायंगल कौन से, एक तो ABC ट्रायंगल, एक ABC और दूसरा ABD, 2 ट्रायंगल के होंगे, तीसरा DCB, DCB, चौथा DCA, टोटल मिला के 4 ट्रायंगल। इस तरह से हम 4 ट्रायंगल बना सकते हैं। तो इस तरह से पूछे तो ट्रायंगल संख्या पूछे तो NC3 वाला फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर है 23rd में देखिए, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर है 23, देयर आर n पॉइंट्स इन ए प्लेन ऑफ व्हिच नो 3 आर इन ए लाइन, कोई भी 3 पॉइंट नहीं है एक्सेप्ट P पॉइंट्स, मतलब n पॉइंट्स में से P पॉइंट एक लाइन पर है। क्वेश्चन नंबर 23 n पॉइंट्स में से P पॉइंट्स ऑन ए लाइन, P पॉइंट्स तो एक लाइन पे पड़े हुए हैं, n पॉइंट्स टोटल मिला के n में से P पॉइंट्स एक ही लाइन पे पड़े हुए हैं, तो बाकी कितने बच गए, n माइनस P, n माइनस P आर नॉट ऑन ए लाइन, यानी इसका मतलब ये है नो 3 पॉइंट्स आर ऑन ए लाइन, नो 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन, नो 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन लिखो, सिर्फ ये लिख लो, नो 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन। इसमें से n माइनस P पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन पर नहीं है, तो यानी कि n माइनस P जितनी पॉइंट्स है ना, उसमें से कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन पर नहीं है, जबकि P पॉइंट्स ऐसे जो एक ही लाइन पे पड़े हुए हैं। आप यूं भी समझ सकते हो कि n पॉइंट्स नहीं डाल दिए, ये समझ लो आप, ये P पॉइंट्स, ये सॉरी n माइनस P पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स है, n माइनस P, बाकी भी P पॉइंट्स एक ही लाइन पर, तो एक लाइन के ऊपर मैंने P पॉइंट्स डाल दिए, ये पॉइंट ऐसे होते, ये मान लेता हूँ P पॉइंट, इसको नाम दे रहा हूँ A1 A2 A3 A4, लास्ट में AP।
ये पी पॉइंट्स हैं जो एक ही लाइन पर है, जो n माइनस पी पॉइंट बच के वो ये बिखरे पड़े यहाँ पर, ठीक है। इनमें से कोई भी तीन पॉइंट जो है एक लाइन पर नहीं है, ये n माइनस पी पॉइंट्स है, n माइनस पी, ये काउंटिंग में n माइनस पी, ये काउंटिंग में p, दोनों को जोड़ दे तो कितना आ जाएंगे, p से p कैंसिल हो जाएगा, n पॉइंट्स बच जाएंगे। तो टोटल ये n माइनस पी पॉइंट्स और ये p पॉइंट्स, जो p पॉइंट्स है वो एक ही लाइन में पड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस, बताओ टोटल कितनी लाइन सेगमेंट, अरे लाइन सेगमेंट, टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कितने हुए, बस ये निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, अगर ये कंडीशन है जिसमें से n माइनस पी जो बाहर पड़े हुए हैं, एक n माइनस पी पॉइंट्स कैसे हैं, ऐसे बिखरे पड़े हैं, इनमें से कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन पे नहीं है, जबकि p पॉइंट्स एक लाइन पे। अब एक काम करो, कितने लाइन सेगमेंट बना सकता हूं, तो ऐसे बनाऊंगा लाइन सेगमेंट, ऐसे लाइन सेगमेंट पूछ रहा है कितने बना, ट्रायंगल नहीं लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट तो बन रहा है, समझ रहे हो। अब ट्रायंगल नहीं, केवल लाइन सेगमेंट ही लिखने कितने बना, ऐसे कितने लाइन सेगमेंट बनाए जा सकते हैं। तो पता क्या करना हमें टोटल पॉइंट्स कितने दे रखे हैं, n पॉइंट, सारे मिला के तो n है ना काउंटिंग, तो n पॉइंट अगर है और मैं अगर ये मान के चलूं कि इन n पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट अगर एक लाइन पे नहीं होते, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में p पॉइंट एक लाइन पर है, हम मान लेते हैं एक भी कोई भी 3 पॉइंट लाइन पे नहीं है n में से, तो इसका फार्मूला क्या होता है, लाइन सेगमेंट निकालने का nc2 होता। अगर सारे के सारे n पॉइंट जो है ना, n जितने भी n पॉइंट्स है उसमें से कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन पे नहीं होते तो आंसर होता nc2। लेकिन यहां पर तो p पॉइंट्स एक लाइन पर है, तो p पॉइंट्स जो एक लाइन पे पड़े हुए हैं उस p पॉइंट की वजह से कितने लाइन सेगमेंट बनते, कितने लाइन सेगमेंट बनते, p पॉइंट जो अगर होते, जो p पॉइंट अगर मान लें कि कोई भी 3 पॉइंट, p में से कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन पे नहीं होते, तो मैं p पॉइंट में से मैं कितने लाइन सेगमेंट बना सकता हूं, pc2, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस का pc2, ठीक है, और प्लस में एक इसलिए क्योंकि pc2 इतने लाइन सेगमेंट एक्स्ट्रा इसमें काउंट हो गए भाई, nc2 टोटल लाइन सेगमेंट है, nc2 टोटल लाइन सेगमेंट है, इसमें p पॉइंट भी इंक्लूड है, ठीक है। लेकिन जो p पॉइंट इंक्लूड है वो सारे p पॉइंट एक लाइन पर हैं, तो जो एक लाइन पे बनने के कितने पॉइंट pc2 से कितने पॉइंट बनते, कितने लाइन सेगमेंट बनते, pc2 लाइन सेगमेंट बनते, वो सारे घटाने पड़ेंगे इसमें से। लेकिन जब सारे घटाएंगे तो ये खुद भी घट जाएगा, एक लाइन सेगमेंट ये भी तो बन रहा है, तो उसके लिए ये बन रहा है, ये भी घट जाएगा, जबकि इसको काउंट करना है, तो इसलिए प्लस का 1 करना पड़ेगा, तो टोटल पॉसिबिलिटी ये होनी, बस वही खत्म। अच्छा, ट्रायंगल्स ऑफ फॉर्म, तो बताओ कितने ट्रायंगल और बनाया जा सकता है। मैं ट्रायंगल्स की बात करता हूं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो अभी मेरे पास n पॉइंट्स है, अगर n पॉइंट गिवन हो तो बताओ कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं, जबकि n पॉइंट 2 डायमेंशनल प्लेन पर n पॉइंट्स पड़े हुए हैं। तो इसका सीधा आंसर है nc3 माइनस का pc3, क्योंकि n पॉइंट्स अगर हैं तो अगर मान लेता हूं n के n पॉइंट से कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन पे नहीं होते तो कितने ट्रायंगल बनते, nc3, फार्मूला बता रखा है nc3। लेकिन बेटा इसमें से p पॉइंट तो एक लाइन पर हैं, तो p पॉइंट जो एक लाइन पे पड़े हुए हैं उसकी वजह से जो ट्रायंगल्स बनते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, pc3, जो कि ये नहीं बनने चाहिए, क्योंकि सारे तो p पॉइंट्स तो एक ही लाइन पर नहीं बनने नहीं चाहिए ट्रायंगल, तो वो घटाने पड़ेंगे nc3 से। तो टोटल मिला के ट्रायंगल्स इतने होने चाहिए। तो भाई आज के लिए इतना ही बहुत है, ये 23rd क्वेश्चन कंप्लीट, 7.8 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।